चैप्टर डन कर देना। अपने लास्ट पार्ट क्या बचता है सर? हम लोग पढ़ना चालू किए थे लास्ट क्लास स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो लास्ट क्लास ऑफलाइन जब पढ़े थे स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 है तो कुछ है नहीं सर, वो तो 30% ऑफ एनएवी है सीधा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में क्या होता है सर? सर प्री और पोस्ट, इनको पोस्ट प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट अलग अलग पहले कैलकुलेट करते हैं। ज्वाइन किया हाँ, तो हम लोग प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखे थे। प्री पीरियड का इंटरेस्ट को 1/5 करके अगले 5 साल में छूट ले लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का लॉजिक कोई अलग नहीं है, लेकिन छूट लेने का लॉजिक अलग है। कंस्ट्रक्शन बिगिनिंग कब से मानेंगे, ये मतलब लोन का छूट कब से लेना चालू करेंगे प्री पीरियड को, यानी प्री पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट कब मानेंगे? जिस दिन लोन लिए या जिस दिन कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, whichever is earlier, whichever is later, sorry, whichever is later। लोन लिए थे 10 अगस्त को, घर बनना चालू हुआ 15 दिसंबर से, तो 15 दिसंबर से हम मानेंगे पीरियड। और अगर घर बनना चालू हुआ था 10 अगस्त से, लोन लिए 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर से हम प्री पीरियड का स्टार्टिंग मानेंगे। एंडिंग कब मानेंगे? 31 मार्च, जिस दिन घर बन के रेडी हुआ उसके ठीक पहले वाला मार्च। जिस दिन घर बन के रेडी हो रहा है उसके ठीक पहले वाला मार्च। अब अगर वो 31 मार्च ही है जिस दिन घर बन के रेडी हो रहा है, तो ठीक, यानी 31 मार्च 2000 मान लो 20 है, तो 31 मार्च 19 तक हम मानेंगे प्री पीरियड। उसके बाद के पीरियड को पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड का ब्याज को नेक्स्ट 5 ईयर में छूट ले लेते हैं, जिस दिन घर बन के रेडी हो वहां से 5 साल। पोस्ट पीरियड जिस साल जितना ब्याज दिए उस प्रीवियस ईयर में उतना ही छूट क्लेम कर लेते। यही पढ़े थे। इसके अलावा क्या पढ़ लिए थे सर? सर अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर है तो 3 कंडीशन था। लोन टेकन आफ्टर 1499, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 5 इयर्स, और तीसरा कंडीशन क्या था सर? घर या तो बनाने के लिए लोन लिए हैं या परचेज करने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज। रिपेयरिंग वाला लोन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर है और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कितना छूट मिलेगा? मैक्सिमम 2 लाख, नहीं तो 30,000। यही पढ़े थे अपने लास्ट क्लास। ठीक है, कोई है इसमें कोई डाउट? किसी का कुछ बोलना है? सर थोड़ा पोस्ट वाला एक बार बता दीजिए। पोस्ट वाला क्या बताना है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला बेटा जी, जिस साल जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जितना ब्याज चुकाए हो, घर बनने के बाद जिस पर्टिकुलर ईयर में जितना ब्याज चुकाए हो उतना ही छूट मिलेगा। पोस्ट में कोई कैलकुलेशन ही नहीं है बेटा। मान लो मेरा अभी ईयर चल रहा है 22-23 प्रीवियस ईयर, हाँ सर, तो हम 22-23 प्रीवियस ईयर में जितना ब्याज चुकाए हैं उतना का छूट ले लेंगे 22-23 में। फिर 23-24 आएगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, उसमें जितना ब्याज चुकाएंगे उतना छूट ले लेंगे। प्री वाले को अगले 5 साल में बंटवारा करना है। मान लो मेरा घर बन के रेडी हुआ 31 अगस्त 2020 को, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मान लिए, इसके ठीक पहले वाला मार्च यानी 31/3/20 को। अब सर 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, मान लो ये पूरा जो इतना पीरियड था प्री पीरियड, उसका ब्याज है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख को डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 30,000। हाँ सर। तो हर ईयर में 30-30 क्लेम करते रहोगे। 20-21 में 30, 21-22 में 30, 22-23 में 30,000, 23-24 में 30,000, 24-25 में 30,000। ये हो गया प्री पीरियड का ब्याज। और पोस्ट में बेटा उस पर्टिकुलर ईयर में जितना ब्याज चुका रहे हो
उतना का और छूट ले लेना पोस्ट पीरियड बोल के। तुम्हारा प्रीवियस ईयर 22-23 है, 22-23 में ये थी। हाँ बोलो। बोल रहे सर प्री वाला जो हम लोग जो इंटरेस्ट जो डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या इक्वली करना है डिवीजन या फिर कम बेसी कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल। हाँ मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि 1.5 लाख हमको टोटल लेना है तो हम पहला साल 50,000 ले ले रहे, बाकी 1 लाख को 4 साल में डिवाइड कर दे रहे। तुम्हारा मन मर्जी से नहीं होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब तो बेटा जी लोग देखेगा ना कि मेरा इस साल कमाई ज्यादा है तो इस साल ज्यादा ब्याज क्लेम कर लेते हैं। हमको पता है अगले बार तो घर खाली रहेगा तो कम ब्याज क्लेम करने का वैसे भी ऑप्शन रहेगा। तो ये तो लोग प्लानिंग करना चालू कर देंगे, ये अलाउड नहीं है। यहाँ सीधा लिखा है फॉर 5 कंटिन्यूअस ईयर, उसको डिवाइड कर लोगे, डिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 कंटिन्यूअस ईयर। पूरा पहले एक्यूमुलेट कर लो, मतलब जोड़ लो। तो एक्यूमुलेट करके 1.5 लाख आया, उसको अगले 5 साल में 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25 में 30, 30, 30, 30, 30 करके क्लेम कर लो। ठीक है। और पोस्ट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आप जिस पर्टिकुलर ईयर का बात कर रहे हो, देखो उस ईयर में कितना ब्याज चुकाए उतना क्लेम कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो ये कहानी है प्री पोस्ट का। हाँ लेकिन यही घर अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाता सर तो देखना पड़ता वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो 1/4/99 के बाद लोन लिए हैं, घर 5 साल में बनके कंप्लीट हो गया और लोन केवल कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिए हैं। अगर ये 3 पॉइंट क्लियर है तो सर जी हमको मैक्सिमम 2 लाख तक का छूट मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख दोनों मिला के प्री पोस्ट उस पर्टिकुलर ईयर में। फिर अगले साल 2 लाख ले लेना। पॉइंट इतना ही है, मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा। अगर ब्याज कम चुका रहे तो कम मिलेगा, 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक बात। हाँ सर। और यही अगर सर 3 में से एक भी कंडीशन टूट रहा है, घर 1/4/99 लोन 1/4/99 के पहले गए, भले ही घर 3 साल में बन के रेडी हो गया, भले ही सिर्फ घर बनाने के लिए लोन लिए थे, लेकिन एक कंडीशन टूटा ना। हाँ। वैसे मान लो सर लोन तो लिए थे 2015 में तो 1/4/99 वाला कंडीशन तो नहीं टूटा, लेकिन सर घर बनने में लग गया 7 साल, तब भी नहीं मिलेगा। सर लोन भी 1/4/99 के बाद का है, 2015 में लोन लिए थे, घर भी 3.5 साल में बन के रेडी हो गया, लेकिन सर लोन लिए थे रिपेयरिंग कराने के लिए, तब भी 30,000। ठीक है ना। 3 में से एक भी कंडीशन टूट जाए तो 30,000, मैक्सिमम 30,000। अब अगर सर 25,000 ब्याज चुकाए थे तो 25 ही लेना, 35,000 चुकाए थे तो 30 ही लेना। ठीक है। हाँ सर। अच्छा सर ये अलग अलग सेल्फ ऑक्युपाइड घर के लिए एक बोल रहे हैं कि अगर मेरा 2 सेल्फ ऑक्युपाइड दोनों मिला के लिमिट का बात कर रहे हैं? दोनों मिला के ना सर? हाँ दोनों मिला के सर जी, ये बहुत काम का बात है, यही सब जगह फंसाएगा। बेटा तुम लोग प्रोफेशनल डिग्री वाले बंदे हो, तुम लोगों को ये कैलकुलेशन में हो जाते हो, लोगों को पता है क्या फंसाएंगे। 5 सम बना के आए, पता है कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन फंसाएगा ये सब चीज में कि उसका 2 घर है, एक घर में 1,80,000 ब्याज चुका है और एक घर में 1,20,000 ब्याज चुका है। तुम्हारे मन में आएगा अच्छा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है दोनों ही घर में, बोला हुआ है। तुम बोलोगे हाँ यहाँ भी 2 लाख तक ले सकता, मतलब 1,80 पूरा ले लेगा, और यहाँ भी 2 लाख तक ले सकता, मतलब 1,20 पूरा ले लेगा। अरे नहीं सर जी गलत पढ़ा रहे हैं। ये तो मिला के कितना हो गया 3 लाख ना, दोनों के सेल्फ ऑक्युपाइड घर मिला के। तो सर जी नहीं लेने मिलेगा। हाँ यही लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट होता तो तब तक जितना नहीं 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 तब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो 3 कंडीशन वाला रिस्ट्रिक्शन है ना 2,30,000 वाला, हाँ सर, वो सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड घर के लिए है बेटा। अच्छा और लेट आउट और डीम टू बी उसके लिए जितना तुम्हारा फिगर आ रहा है पूरा क्लेम कर लो। प्री पीरियड का वो 1/5 से डिवाइड करने के बाद 30,000 आ रहा है। हाँ सर। और मान लो पोस्ट का भी आ रहा है 2,20,000, कोई बात नहीं, टोटल 2.5 लाख क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सिर्फ लेट आउट में सीलिंग है 2 लाख और 30,000। हाँ लेट आउट में ही सीलिंग है, और कोई सेल्फ ऑक्युपाइड और डीम टू बी लेट आउट में सीलिंग नहीं है सर।
ठीक है सर। यही मेन बात पढ़ाना था। ठीक बात। हाँ सर। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखा, पढ़ लेते हैं एक बार। चलो स्टार्ट फ्रॉम, सर्वोत्तम को पता है डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और बोरोइंग विच एवर इज लेटर, प्री पीरियड के लिए, और पोस्ट फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर से लेके जितना चुकाएं, एंड ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये तो हम बोला ना, ठीक पहले वाला 31 मार्च, पहले वाला प्रायर। ठीक है। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कब रुक जाएगा सर? जब लोन पूरा चुका देंगे। अरे ब्याज नहीं दोगे पोस्ट पीरियड में तो क्लेम भी नहीं करोगे, ब्याज दोगे तो क्लेम करोगे। ठीक बात है। हाँ सर। और सर इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लो, तुम्हारा वाला आंसर आ गया 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक बात, तुम जो पूछा था। हाँ सर। इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल दिया। और यहां क्या बोला? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, जितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस है फॉर द ईयर। पोस्ट में तो जितना ब्याज दे रहे पूरा क्लेम कर लेंगे ना उस पर्टिकुलर ईयर का। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाए, गौर करना, तो ऑन एक्रूअल बेसिस। सर ब्याज चुकाए नहीं है, ब्याज चुकाना बाकी है तो भी क्लेम करने मिल जाएगा। हाँ ठीक बात। तुमको एक्रूअल बेसिस पे क्लेम करने दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बैंक का ब्याज चुकाए नहीं तो हमको क्लेम नहीं करने मिलेगा। बहुत अच्छा कैची पॉइंट है हायर लेवल पढ़ाई के लिए। ये सब चीजें बीकॉम लेवल पे नहीं पूछता है, बट तुम्हारे लेवल पे बिल्कुल पूछ देगा। ब्याज चुकाओ या मत चुकाओ, अगर उस पर्टिकुलर ईयर का ब्याज बनता है तुमको छूट मिल जाएगा। अरे सर जी बैंक छोड़ेगा क्या ब्याज आपको? नहीं सर। तो फिर तुम लेट हो गए तो वो पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ लेगा। अच्छा वो पेनल्टी इंटरेस्ट का छूट मिलेगा जो बैंक एक्स्ट्रा लिया मेरे से? नहीं सर। नहीं मिलेगा। वेरी गुड। सर मजाक करते हैं क्या? मतलब पनिशमेंट का भी फायदा उठाएंगे। लेट पेमेंट वाली बात का पनिशमेंट है ना इंटरेस्ट पेनल्टी, तो उसका भी आपको फायदा चाहिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक बस पॉइंट लिखा है, हालांकि फालतू बात है लेकिन गजब बात लिखा है। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अराउंड ऑन एक्रूअल बेसिस इवन इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट ऑन कैश बेसिस। तुम बुक्स ऑफ अकाउंट, आज की दुनिया में सर कोई कैश बेसिस में बुक्स नहीं बनाता। कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस क्या होता है बेटा अकाउंट्स में? से कैश बेसिस का मतलब होता है जब पे कर रहे हैं तब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब पैसा आ रहा है तब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक्रूअल बेसिस होता है उस पर्टिकुलर को बिलोंग करता है, अगर आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो या अक्रूड हो या प्री रिसीव्ड हो, उस पर्टिकुलर को बिलोंग करता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेंगे, नहीं तो हटा देंगे। ड्यू बेसिस पे एंट्री होने को एक्रूअल बेसिस बोलते हैं और रिसिप्ट बेसिस पे एंट्री होने को कैश बेसिस बोलते हैं। तो तुम भले ही अकाउंट कैश बेसिस पे बनाते हो, बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर एक्रूअल बेसिस पे क्लेम कर सकते हो। ठीक है। हाँ सर। अगला वाला पॉइंट बड़ा गजब बोला है। सर एक लोन लिए थे एसबीआई बैंक से घर बनाने के लिए, ठीक है, 3 साल हो गया चुकाते हुए, 3 साल से इंटरेस्ट क्लेम किए जा रहे हैं। अचानक क्या हुआ, हमको कोई और एक बैंक बोला हम तुमको एसबीआई बैंक से सस्ता लोन दे देंगे। हम इससे लोन लिया और एसबीआई बैंक को चुका दिया पूरा अमाउंट। एसबीआई का जितना प्रिंसिपल बाकी था पूरा रिपे कर दिया। एसबीआई का लोन को क्या कर दिया, प्री क्लोजर। ठीक है। अच्छा। ये हम लिया था आईसीआईसीआई बैंक से, तो अब आईसीआईसीआई बैंक को जो ब्याज चुका रहे हैं क्या उसका छूट मिलेगा हमको आगे जितने साल तक चुकाएंगे पोस्ट पीरियड में? बोलो। घर बनाते हुए एसबीआई से लोन लिया था, छूट भी क्लेम करना चालू कर दिया था एसबीआई के ब्याज का। अचानक 3 साल बाद दूसरे एक बैंक से लोन लिया, एसबीआई का पूरा लोन चुका दिया। अब आईसीआईसीआई का लोन धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुकेगा और उसको ब्याज चुका रहे हैं। क्या हमको आईसीआईसीआई वाला बैंक का इंटरेस्ट क्लेम करने मिलेगा? क्या बोलता है आपका ब्रेन? नहीं सर, मिलना चाहिए सर। बिल्कुल मिलेगा सर। घर
घर बनाने के लिए तो एसबीआई बेटा जी यहाँ तो घर बनाने के लिए लिए तो वही तो लोन चुका के, अब ये जो ब्याज चुका रही है ये भी तो घर वाला लोन के हिसाब से ही हो गया। फिर उस ब्याज के पैसे से तुम बेटी का शादी थोड़ी नहीं कराए हो। ठीक है, तुम तो ब्याज घर के लिए चुकाने जा रहे हो, और वो जो लोन रिपेमेंट किया वो भी तो घर। अरे भाई तुमको अगर कम ब्याज में काम हो रहा है, तुम पागल थोड़ी ना जो ज्यादा ब्याज देते रहोगे इनकम टैक्स के लिए। और इनकम टैक्स भी बोल रहे हैं मेरा भी तो फायदा है इसमें, तुम कम ब्याज चुकाओगे कम छूट क्लेम करोगे। एसबीआई को तुम 8% के हिसाब से चुका रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक को तुम 7.5% के हिसाब से चुका रहे हो, तो कम ब्याज चुकाओगे ना आने वाले सालों में। यस सर। तो कम चुकाओगे तो कम ही छूट क्लेम करोगे, डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो इसका इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन विच इज टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन। क्या बोल रहा है, ब्याज चुका रहे फ्रेश लोन के लिए। वो लोन किस लिए लिया हो, टू रिपे द ओरिजिनल लोन टेकन फॉर द अबव मेंशन पर्पस। हाँ, वो वाला लोन चुका रहे हो जो घर बनाने के लिए लिए थे, तो तुमको जो ब्याज नया वाला लोन पे चुका रहे हो फ्रेश लोन पे, उसका भी छूट अलाउड होगा। लेकिन सर हम एक लोन लिए हैं, हमको एसबीआई का लोन हम चुका नहीं पा रहे थे, तो एसबीआई में पे पेनल्टी इंटरेस्ट लगाया जा रहा था एक्स्ट्रा, हाँ कि ना। हाँ सर। सर वो पेनल्टी इंटरेस्ट चुकाने के लिए हम एक लोन लिया। बाप रे, बंदे का हालत कितना खराब है, सोचो पेनल्टी और इंटरेस्ट चुकाने के लिए लोन ले। अब बोलो ये जो लोन लिए एक और हम पेनल्टी और इंटरेस्ट चुकाने के लिए, उसका जो ब्याज चुकाएंगे पता नहीं उसका ब्याज फिर कैसे चुकाएगा ये, उसका छूट मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा सर। तो इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन टेकन फॉर पेइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड लोन इज नॉट डिडक्टेबल। सर ऑब्वियस सा बात है, ये जो नया वाला लोन है हाउस कंस्ट्रक्शन या हाउस परचेज के लिए है क्या, या हाउस रिपेयरिंग के लिए है क्या? नहीं सर, नहीं। तो फिर इसका छूट नहीं मिलेगा। बट बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो वाला ब्याज नहीं चुका पाया, इस बात का कोई लोन लिया तो इसका ब्याज कैसे चुकाएगा? पता नहीं। ठीक है, अच्छा ब्रोकरेज और कमीशन अगर हम चुका रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ लोन के लिए, देखो लोन ना ऐसे नहीं होता बेटा, तुमको बैंक में प्रोसेसिंग फीस वगैरह ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ता है, उसका छूट मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। वो कैपिटल को बोरो करने के लिए अगर हमको कुछ खर्चा करना पड़ा उसका छूट का कहीं बात नहीं की है। बैंक प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, हम जब अपना होम लोन लिया था ना, बैंक मेरे से तकरीबन 3,500-4 हजार प्रोसेसिंग फीस लिया था। कोई बैंक तो 18 हजार प्रोसेसिंग फीस लेता है, 18,000 19,000 ऐसे प्रोसेसिंग फीस है कई एक बैंक का। तो सर उसका छूट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, बाप रे बाप, बंदा क्या क्या चीज का लोन ले रहा है। म्युनिसिपल टैक्स चुकाने का भी लोन ले रहा है, उस पर ब्याज चुका रहे हैं, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बोल रहा है एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन। अगर तुम इंडिया के बाहर ब्याज चुका रहे हो, लियो लोन घर बनाने के लिए, लेकिन लोन लियो बैंक ऑफ चाइना से, ब्याज कहां चुकाओगे? चाइना में। हाँ सर। तो सर जी उसका छूट नहीं मिलेगा अगर इफ, यानी इफ बोल रहा मतलब छूट नॉर्मली मिलता है, लेकिन दो कंडीशन अगर है तो नहीं मिलेगा। ऑन सच इंटरेस्ट टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, सर वो ब्याज चुकाते वक्त टीडीएस नहीं काटे। इंडिया के बाद कुछ भी पेमेंट करते हो टैक्स काट के पेमेंट करना होता है, पता है ये बात? टीडीएस नहीं पता है तो आज याद कर लो जिंदगी भर के लिए। इंडिया के बाहर कोई भी पेमेंट करते हो, कोई भी रेंट फीस इंटरेस्ट यानी कोई इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर उस पर टीडीएस काट के पेमेंट करना। मान लो आकाश फॉरेनर है, हम 1 लाख रुपया उसको
कंसल्टेंसी फीस दिया और 10% मान लो उस पर टीडीएस का रेट है, तो हम 1 लाख का 10% काट के 10,000 सरकार को देंगे और 90,000 ही आकाश को देंगे। ठीक है? हाँ सर। अगर नहीं किया ऐसा तो यहां तो इंटरेस्ट का छूट वाला बात हुआ कि नहीं मिलेगा। नॉर्मली मान लो तो कंसल्टेंसी फीस का एग्जांपल लिया था सर, कंसल्टेंसी फीस हम पूरा 1 लाख आकाश को दे दिया, काटा ही नहीं टीडीएस। अब क्या होगा? सोचो सोचो सर जी, आप जब अपना, आप तो बिजनेसमैन हो मतलब, तो आप अपना पीएल बनाओगे ना, पीएल। नॉर्मली आपका कंसल्टेंसी फीस एक खर्चा है जो आपके नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, वो माइनस करने नहीं देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब तुम्हारा 1 लाख से नेट प्रॉफिट बढ़ा देगा, 10,000 टैक्स नहीं काटने का जुर्म है। अब अगर तुम कंपनी हो तो 1 लाख पे कंपनी पे कितना टैक्स बनता है? 30%। तो 10,000 नहीं काटने का सजा क्या होगा? 37,000 टैक्स चुकाना पड़ेगा अपनी जेब से। बात समझे? हाँ सर। तो सर जी, टीडीएस बिना काटे इंडिया के बाहर अगर ब्याज दे रहे हो तो छूट नहीं मिलेगा, या इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एन एजेंट, या जिसको तुम पे कर रहे हो फॉरेन में, उसका इंडिया में कोई एजेंट नहीं है जिससे गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर सके, तब फिर आपको फॉरेन में ब्याज चुकाने पे छूट नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा। इतना ही काम का बात था। फिर तो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन आप लोग गो थ्रू करना, नहीं होगा तो हम कराएगा। और कोई काम का चैप्टर का पार्ट बचा है, थोड़ा मोड़ा 1-2 पार्ट बचा है छोटा मोटा। सेल्फ ऑक्युपाइड घर का तुम जानते ही हो क्या दिखाना है। एनएवी तक क्या करोगे? नील लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा ना। अरे सर, एनएवी का 30% होता है तो नील का 30% नील ही होता है, तो 24A दिखाने का भी दरकार नहीं है। समझे? सीधा सीधी एनएवी नील लेस डिडक्शन और लेस कर दोगे 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल IOBC। सर इसके लिए तो रूल हम लोग पढ़े ही थे अभी थोड़ा देर पहले। क्या सर 3 लाख या 30,000 या 2 लाख तक मैक्सिमम छूट मिलेगा, वो भी वो 3 कंडीशन देखते हैं। सर सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है? क्या एक खाली घर को हम सेल्फ ऑक्युपाइड बोल सकते हैं? बोलिए। नहीं ना सर, नहीं होगा ना। बोल सकते हैं 2 घर तक तुमको सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाना है ना बेटा, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों ही घर में जाके रहें। मान लो मेरा एक राजस्थान में घर है, मेरा नेटिव प्लेस राजस्थान है, मेरा एक घर राजस्थान में है, लेकिन हम तो काम करते हैं कलकत्ता में, कोलकाता में। तो यहाँ भी मेरा एक फ्लैट खरीदा हुआ है, हम रेंटेड पे नहीं रह रहे, मेरा खुद का घर है, तो हम यहाँ तो रह रहे हैं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड है ही। राजस्थान वाला घर को क्या दिखा है? सेल्फ ऑक्युपाइड की लेट आउट। सर अगर पूरा खाली है, सर सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब होता है या तो आप रह रहे हो या फिर कोई नहीं रह रहा है, तो वैसा 1 या 2 घर ही हो सकता है। अब 3 घर अगर ऐसा है जिसमें कोई नहीं रह रहा है, मेरा 3 घर है, तो तीनों में कोई नहीं रह रहा है, तब आप 2 खाली घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं। हम कलकत्ता वाला घर में रहता है, ठीक है, राजस्थान में मेरा 2 घर है, तो तीन घर हो गया ना मेरा। हाँ सर। तो जिसमें रहता है वो तो ऐसो है ही। अब इन दोनों में से कोई एक को ऐसो दिखाएगा, है तो दोनों एक्चुअली में खाली, ना हम रह रहे हैं ना किराएदार, ना हम रह रहे हैं ना किराएदार। तो एक घर को तो हम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा ही सकते हैं ना, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट अलाउ क्या किया है, 2 घर तक हम ऐसो दिखा सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक घर को ऐसो दिखाएगा और एक घर को लेट आउट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन रेसिडेंस, तो उसको ऐसो दिखा सकते हैं। सर ऑब्वियस बात है, ये तो ऐसो है ही,
इसको दिखा सकते हैं क्या बोल रहे हैं, खुद रहता है वो घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही होगा और क्या होगा वो। लेकिन देखो क्या बोला नेक्स्ट लाइन, इज नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड नो अदर बेनिफिट डेराइव फ्रॉम द बाय द ओनर। अब मेरा राजस्थान वाला घर में ना किराएदार रहता है एक्चुअली में, हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड थोड़ी दिखा सकते हैं। कोई नहीं रह रहा है या फिर ओनर खुद रह रहा है तब सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है, लेकिन वो भी मैक्सिमम 2 घर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया, if an SSC occupies more than 2 houses property as self occupied, he is allowed to treat only 2 houses as self occupied। ये बार बार हम ऊपर से बोलता हुआ वही बात बोल, तो बाकी रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड घर को क्या मानी सर? 3 घर और तीनों में हम ही आता जाता रहते हैं। 3 घर है मेरा कलकत्ता में, एक बेलगोरिया में, एक हावड़ा में और एक मान लो राजराट में। हम तीनों घर में आता जाता रहते हैं। ठीक है सर, आप किन्हीं 2 को एसओ दिखा लीजिए और एक को आपको डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसीलिए यहाँ पे तुमको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक समरी चार्ट बना के दिया है। फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड सर वो तो एसओ है ही, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली वैकेंट तो उसको भी पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट तो फिर उसको पार्टली जितने एरिया में तुम रहते हो और जितना एरिया लेट आउट है उसको लेट आउट मानो और जितने एरिया में तुम रहते हो उसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पस तो जितना घर में खुद रहते हो उतने पार्ट को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और बाकी को बिजनेस पर्पस है, यानी इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगा। बात क्लियर? हाँ सर। ये बेनिफिट खाली इंडिविजुअल और एसएससी को ही है, एचयूएफ को, कंपनी फॉर्म एलएलपी इनको नहीं है। वो लोग एसओ वगैरह नहीं दिखा सकता। अरे भाई बिजनेस कहीं रह सकता है क्या? बिजनेस कोई इंसान है क्या जो रहेगा? नहीं सर। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ ही ये क्लेम कर सकता है और कोई नहीं। सर एचयूएफ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। एचयूएफ तो एक बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में एचयूएफ एक बिजनेस है, लेकिन बेटा एचयूएफ एक फैमिली भी है, सीधा जागता चलता फिरता इंसान का। ठीक है, तुम तो फिर बोलोगे सर पार्टनरशिप फॉर्म भी तो जीते जाते इंसानों का ही है। 3 इंसान जिनके पारे भाई उनका अपना अलग जिंदगी है और पार्टनरशिप फॉर्म उनका अलग ही है। हालांकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता पार्टनरशिप फॉर्म में, पर इनकम टैक्स बोलता है हम तुम्हारा लॉ पढ़ने नहीं बैठे। वहां होता होगा सेपरेट लीगल एंटिटी और नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। हमको टैक्स से मतलब है और हम एचयूएफ का या सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉपर्टी को पार्टनर का प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे और हम पार्टनर का प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे तो उसको पार्टनर सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा के क्लेम नहीं कर सकता। ठीक बात? अच्छा एक बात बोलो, मेरा 3 घर है, तीनों में हम आता जाता रहता है या 2 में रहता है, एक खाली है, जो भी है मान लो जैसे भी। हम एक पिछले साल ना 2 घर को एसओ दिखाया, हाउस 1 और हाउस 2 को, और हाउस 3 को हम डीएलओ दिखाया था। अब नेक्स्ट ईयर हम चेंज करना चाहते हैं, हाउस 2 और 3 को एसओ दिखाना चाहता है और हाउस 1 को डीएलओ। क्या ये कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वंस हाउस प्रॉपर्टी ट्रीटेड सेल्फ ऑक्यूपाइड शैल बी कंटिन्यूअसली ट्रीटेड एसओ। सच ऑप्शन में चेंज एवरी ईयर विदाउट एनी परमिशन। When owner occupies house in some other capacity, when the SSC occupies his house not in the capacity of owner, then benefit under this section cannot be claimed. तुम ओनर के रूप में उस घर को ऑक्युपाई नहीं करके रखा है, सर ये कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, ओनर लेट आउट द हाउस टू हिज एम्प्लॉयर एंड गेट बैक द प्रॉपर्टी एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। मस्त एग्जांपल है। तुम घर का मालिक है, तुम मेरे यहाँ जॉब भी करते हैं, मुझे सुनना, बहुत प्यारा एग्जांपल है। ये चैप्टर में ना बेटा अब टॉपिक खत्म है, अब केवल सम करने का टेक्निक सीखना है या ये छोटे छोटे एग्जांपल सीखने और कुछ नहीं। मेरा एग्जांपल क्या था, सुनना बहुत अच्छे से। तुम क्या है, आकाश ना आकाश एक एम्प्लॉई है,
संतोष पॉल एंड एसोसिएट्स में, ठीक है। आकाश अपना घर संतोष पॉल एंड एसोसिएट को भाड़े पे दिया। आकाश अपना ही प्रॉपर्टी अपनी कंपनी को या अपने जिस बिजनेस में नौकरी करता है एम्प्लॉयर को भाड़े पे दिया, और फिर वही एम्प्लॉयर उसको वही घर रेंट फ्री अकोमोडेशन के रूप में रहने दे दिया। तो कैसा कैसा लोग है दुनिया में क्या क्या करता रहता है। पढ़ना हम लोग को पड़ता है मतलब, लेकिन देखिए क्या दिमाग लगाया आदमी। आकाश एक फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट को अपनी कंपनी को भाड़ा पे दे दिया और कंपनी उसी को ही रहने के लिए दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन। हिसाब से उस घर में कौन रह रहा है? आकाश। हाँ सर। उस घर का मालिक कौन? आकाश। कंपनी। हाँ, आकाश तो कंपनी को भाड़ा पे दिया है। अच्छा। बात समझ। आकाश एक अपना फ्लैट जिसमें भी हम लोग क्लासेस करते हैं बेलगोरिया में, मान लो फ्लैट आकाश का है, वो फ्लैट वो संतोष पॉल एंड एसोसिएट को 15,000 रुपया महीना भाड़ा पे दे दिया। आकाश भाड़ा कमा रहा है, और वही फ्लैट फिर संतोष ने क्या किया, आकाश जी को रहने के लिए दे दिया रेंट फ्री अकोमोडेशन पे। पर क्यूजिट में पढ़ते हैं ना RFA, तो यहाँ पे रह भी आकाश रहा, ओनर भी आकाश है। अरे आकाश तो भाड़ा पे दिया, मालिक तो आकाश ही है घर का, लेकिन आकाश उस घर में एज एन ओनर के कैपेसिटी में नहीं रह रहा है। पॉइंट। अभी वहां पे आकाश एक एम्प्लॉय के कैपेसिटी में रह रहा है, अपने ही घर में वो ओनर की तरह नहीं रह रहा है, अपने घर में एम्प्लॉय की तरह रह रहा है। ठीक बात। अब उस घर को आकाश सेल्फ ऑक्युपाइड माने कि लेट आउट माने? लेट आउट ना सर। अरे सर लेट आउट ही मानना पड़ेगा। आप तो पहला ही लाइन में एक बात बोल गए, आकाश भाड़ा कमा रहा है उस घर से, तो भाड़ा कमाएगा तो उसको तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करना ही पड़ेगा ना सर। इसलिए यहाँ पे ट्रीटेड एज लेट आउट, नॉट सेल्फ ऑक्युपाइड। मस्त एग्जांपल था ना बेटा जी। आप लोग प्रोफेशनल लेवल में यही सब जगह घुमाएगा, आपसे थोड़ी ना बैठ के हाँ ठीक है आपको सम भी देगा, यहाँ बोलेगा GAV निकालो, NAV निकालो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निकालो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, म्युनिसिपल टैक्स निकालो, लेकिन बेटा जी आपको ये सब जगह भी मिल जाएगा केस लॉ देके। ठीक है सर। अगला वाला एग्जांपल भी मस्त है। When more than one house property used in combined form, कई बार देखते हो ऐसा होता है पूरा वॉल है, यहाँ एक गेट है और वहां वो दो बिल्डिंग बना रखा है अंदर। इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, इस बिल्डिंग में भी 2 फ्लोर है। होता है ना बंगाली बारी में ऐसा। हम जहाँ पे मेरा ये रामतला में जहाँ पे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है एक और, वहां पर ऐसा ही है। वो पूरा एक वॉल बना के पूरा अंदर ही में 2 बिल्डिंग बना दिया। एक बिल्डिंग में खुद रह रहा है और एक बिल्डिंग में 2 फ्लैट या 3 फ्लैट बना लिया, तीनों भाड़ा पे लगा। एक मेन गेट से एंट्री बना दिया और यहाँ पे ये बिल्डिंग जो बना रखा है बिल्डिंग 1, उसका यहाँ गेट है, यहाँ बिल्डिंग 2 का गेट है। अब यहाँ से एंटर करो, यहाँ चले जाओ अपना जिसको जाना। तो इस केस में क्या होगा? अब उसको 2 घर माने कि 1 घर माने? बोलो, उसको 2 घर माने कि 1 घर? फिर से बोलिए ना सर। एक घर है मेरा, ये मेरा एक वॉल है, डायग्राम में समझो बेटा समझोगे। ये 4 दीवारी है, यहाँ मेरा एंट्री गेट है, यहाँ पर हम एक घर बना रखा है और यहाँ एक और घर, 2 घर बना रखा है। इस घर का एक गेट है यहाँ से घुसने के बाद और इस घर का भी एक गेट है यहाँ से घुसने के बाद। अब ये 2 घर 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी माने कि 1 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी माने? क्या माने इसको? बोलो सर। अगर गेट एक होता तो एक ही होता ना। गेट मेन एरिया का हम 4 दीवार बना के अंदर में 2 घर बना दिया और एक मेन गेट बना लिया।
मेन गेट से एंट्री किया, अब इस घर का गेट अलग है, इस घर का गेट अलग आने जाने का। अब इनको 2 घर माने कि 1 घर माने? एक मानेंगे। वेरी गुड। मान लो यही एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक बिल्डिंग है, सुनना बहुत अच्छे से। ये एक बिल्डिंग है मेरा, एक ही बिल्डिंग है, उसमें हम 3 फ्लैट बना रखे हैं। ये 2 फ्लैट में हम रहते हैं, ये वाला फ्लैट भाड़ा पे दिया हुआ है। हो सकता है ना, बिल्डिंग में तो आराम से सीढ़ी है, 3 फ्लैट बना लिया। 2 फ्लैट में हम खुद रहते हैं, 1 फ्लैट भाड़ा पे दे दिया। तो अब इस 2 फ्लैट को 2 सेल्फ ऑक्युपाइड घर माने कि 1 सेल्फ ऑक्युपाइड घर माने? 2 होगा सर। नहीं, 1 होगा। ये वाला एग्जांपल को बेटा जी स्टार मार्क मार के समझ लेना, एग्जाम में यही फंसाएगा सबसे पहले। क्योंकि ऊपर वाला सब ना तुम्हारा मन से फीलिंग आ रहा था ना कि सर अगर है ना ओनर के कैपेसिटी में नहीं रह रहा है, अपनी कंपनी को भाड़ा पे दे दिया है, तो ऑब्वियस सा बात है वो भाड़ा ही माना जाएगा। ये सब मन से फीलिंग आ रहा था, बट यहाँ मन से फीलिंग चूक गया तुम्हारा। ऊपर ये वाला ऑप्शन में भी तुम इजीली आंसर कर लिया था कि सर आप हर बार सेम घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। तो बेटा जहां फीलिंग आ रहा था ना वहां हमको दिक्कत नहीं है, बट जहां फीलिंग नहीं आ रहा वहां फीलिंग कुछ और है और आंसर कुछ और है। तो याद कर लेना बढ़िया से। क्या बोला जाएगा? देखो क्या लिखा, इफ एन एसएससी हैज हाउस प्रॉपर्टी विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रेसिडेंशियल यूनिट। एक घर है जिसमें 1 से ज्यादा रेसिडेंशियल यूनिट्स है, मतलब फ्लैट है मेरे एग्जांपल में, and all such unit are self-occupied, used in combined form. So annual value of entire house shall be taken as nil, and there only one property, though as it more than one residential unit. Clear है मेरा बात? हाँ सर। आनंद तोमोजित, हाँ सर। ये याद कर लेना, नहीं याद हो तो दोबारा पूछना, ऑफलाइन बैठ के समझा देंगे दोबारा। बढ़िया याद कर लेना, बहुत काम का बात है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब ये तो है, देखो फॉर्मेट हम तुमको बताया था, एनएवी लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। 24 इज नॉट अवेलेबल, ऑब्वियस बात है सर, जब एनएवी नहीं ले तो एनएवी का 30% क्या होगा? 0 ही होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है, तुम किन्हीं भी 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो जहां पे तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कम आ रहा है। ऑब्वियस सा बात है, तुम एसएससी के फेवर में तो सोचोगे ना। जनरली बोलते हैं जिस घर का हाईएस्ट जीएवी हो, लोग उसको क्या दिखा लेते हैं? जिस घर का हायर, हाँ ऑब्वियस बात है सर, क्योंकि जीएवी ज्यादा मतलब टैक्स भी ज्यादा आने का चांस बनेगा ना। जनरली, नॉर्मली बोला, लेकिन नॉट ऑलवेज। सर नॉट ऑलवेज क्यों बोला? सर यही तो होगा, जिसका जीएवी ज्यादा उस घर पे टैक्स ज्यादा, तो उसी को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा के बच जाइए ना, क्यों माथा पच्ची पाल रहे हैं? बेटा जी कभी कभी ये हो सकता है ना कि तुम्हारा जीएवी एक घर का बहुत ज्यादा है। मान लो 2 घर है मेरा, एक का जीएवी है मेरा 5 लाख और एक का जीएवी है मेरा 4 लाख, लेकिन सर हाउस 1 का ना म्युनिसिपल टैक्स, ये सॉरी क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बहुत कम है, लेकिन हाउस 2 का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाउस 1 का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बहुत ज्यादा है, हाउस 2 का बहुत कम है। तो हो सकता है ना फाइनली इसका वैल्यू ज्यादा आ जाए, इसका वैल्यू कम आ जाए, हो सकता है ना। इसका मान लो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1.5 लाख है और इसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 20,000 है, तो सर 4 लाख में 20,000 माइनस करो तो 380 आते हैं। देखो 5 लाख में 1.5 लाख माइनस करो 3.5 लाख, और हम 1.5 लाख है तो हम मान लो हम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम 1.5 लाख तक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का छूट ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। नहीं सर। हाँ तो फिर सर आपको हिसाब से तो हाउस 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाना चाहिए। तो जनरली हम लोग जीएवी पे आंसर निकाल लेते हैं, बट कभी कभी ओवरऑल कैलकुलेशन भी करके देखना पड़ता है। ये वाला कंडीशन हम पढ़ा दिया 2,30,000 वाला। सर लोन टेकन
ऑन और आफ्टर 1499, लोन यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। हाँ, लेकिन ये बहुत मजेदार लाइन है। 5 ईयर कब से देखेंगे? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। हम अगर 1 अगस्त 2018 को लोन लिए तो ये 5 साल कब से कब तक चेक करेंगे? 31/3/19 से 5 साल। ठीक बात है ना? ठीक है, क्लियर है ये बात? और इसके अलावा क्या लाइन? सर लेंडर आपको सर्टिफिकेट दे दिया हो कि इंटरेस्ट इज पेएबल, आप पे कर, इंटरेस्ट पेएबल का सर्टिफिकेट मिला हो आपको। सर ये हर बैंक देगा, कोई बैंक पागल है क्या कि आपको सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे? तो ये वाला कंडीशन उतना बड़ा कोई बात का नहीं है। क्यों, क्या लिखा? द लेंडर सर्टिफाइड दैट सच इंटरेस्ट इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन यूज फॉर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो ऑब्वियस बात है, तुम लोन लोगे तो डॉक्यूमेंट में लिख के नहीं देगा कि लोन क्या पर्पस के लिए दिए। तुम बैंक से लोन लोगे, बैंक डॉक्यूमेंट में लिखेगा नहीं ये कार लोन है, होम लोन है कि शादी लोन है। ऑब्वियस बात है सर। तो सर ये वाला पॉइंट ना देखा जाए तो इररिलेवेंट पॉइंट है, बट काम का ये 3 है। 1/4/99 के बाद लोन लिया, 5 साल में घर बन गया, और लोन खाली कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए, तब तो 2 लाख तक का छूट। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन छूटे तो मैक्सिमम 30,000 तक का छूट। और वो जो बात हम तुमको बोला था, अगर मेरा 2 घर है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड, तो दोनों मिला के 2 लाख का बात हो रहा है, दोनों मिला के 30,000 का बात हो रहा है। ठीक है? हाँ सर। कैलकुलेशन बोला है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन पीरियड ऑफ प्री एंड पोस्ट सेम है। हाँ, तो कैलकुलेशन तो सेम ही होगा, कैलकुलेट करके कंपेयर करोगे ना कि 2 लाख क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं है, ये तो समझ दे दिया। फिर अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या होता है? वैकेंट, ना हम रह रहे हैं ना किराए पे है। ठीक बात? इसको बोलते हैं अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को क्या ट्रीट करेंगे? अगर सर आप एक घर आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इस एक अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को भी आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान लीजिएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी 2 घर आप सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा चुके हैं तो ये एक अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक बात? अगर आपके पास एक ही घर एसओ है तो आप ये एक और जो खाली घर पड़ा है आपका, ना आप रह रहे हो ना किराए पे है, उसको भी एसओ ही मान के सॉल्व करोगे, क्योंकि 2 घर तक हमको गवर्नमेंट अलाउ की है। और अगर आप ऑलरेडी 2 सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा चुके तो इसको डीएलओ बना के सॉल्व करो। हाँ, लेकिन अगर वो अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कर रहा है, वो तो नहीं होगा सर। ऊपर वाला बात कॉमन है, उसको नया बात पढ़ने का दरकार नहीं। तो ट्रीटमेंट सेम है सेल्फ ऑक्युपाइड या लेट आउट। सर वैसे यहाँ पे बोला डीएलओ, डीम्ड टू बी लेट आउट। अरे सर वही मतलब हुआ, आपका ऑलरेडी 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया है, तो बाकी जितने आपके घर होंगे उन सबको क्या मानेंगे? आप भाड़ा पे दियो तो लेट आउट है, नहीं भाड़ा पे दियो तो वही तो डीम्ड टू बी लेट आउट। तो डीम्ड टू बी लेट आउट और ये अनऑक्युपाइड मोटामोटी कहानी सेम ही बात कर। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है सर? जब आप डीएलओ मानोगे तो आप उसका जीएवी कितना लोगे? क्या बोलते हो? बोलो, हमको एक लाइन में कोई आंसर कर सकता है? अगर हम एक घर को डीएलओ बना रखे हैं, डीम्ड टू बी लेट आउट, उसका जीएवी क्या लेंगे? सर डीम्ड टू बी लेट आउट है, एक्चुअल लेट आउट तो है नहीं, तो उसका एक्चुअली में कोई भाड़ा तो आ नहीं रहा है, तो सर स्टेप 2 पे कहानी रुक जाएगा, आरईआर पे। आरईआर पे ही कहानी रुक जाएगा। सब म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, व्हिचएवर इज हायर ले लेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, इसी को आरईआर बोलते हैं, और यही मेरा जीएवी हो जाएगा। ठीक पॉइंट?
अगर घर डीम टू बी लेट आउट है तो। बाकी सॉल्यूशन का तरीका वही है। सर डीम टू बी लेट आउट में एक क्वेश्चन है मेरा, डीम टू बी लेट आउट में वो 2 लाख या 30,000 वाला कंडीशन लगेगा क्या? नहीं सर। नहीं लगेगा सर। अरे सर एक तो आप भाड़ा मान ले रहे हैं, उस पर भी आप उसको फिर बाद में बोलते इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का छूट देते वक्त आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। भाड़ा कैलकुलेट करते समय आप लेट आउट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और छूट देते समय सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये थोड़ी ना होता है। ठीक बात? हाँ तो इसीलिए लिखा म्युनिसिपल टैक्स 24A-B सब जैसे लेट आउट का छूट मिलता है वैसे ही मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी ना उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, मतलब इनकम टैक्स खाली अपना फायदा थोड़ी ना देखेगा। तो कैसे सॉल्व किया ये वाला समझा, गौर से सॉल्व करना। आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपका कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी है, 3 एसओ है और 1 ओन बिजनेस है। तो ओन बिजनेस इस चैप्टर में आएगा नहीं सर। इसको तो इग्नोर ही मार देंगे, पहले खाली एक लाइन में नोट दे के आ जाएंगे एग्जाम में। लेकिन बाकी 3 में से आप 2 को एसओ मानना है ना। तो एक बार ऐसे एग्जाम में सॉल्व शो कैसे करोगे वो समझना। आप एक बार हाउस 1 और 3 को एसओ माने, हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट बना के सॉल्व करोगे। एक बार हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट और हाउस 2, 3 को एसओ मान लो, और एक बार हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट और हाउस 1 एंड 2 को एसओ मान लो। तीनों ऑप्शन से सॉल्व करोगे। जिस ऑप्शन में आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम आ रहा है वो वाला ऑप्शन को आप ले लो। जैसे देखो यहाँ पे सॉल्व किया, एक बार H1, H3, H2 को डीए लो, इसका इनकम कितना आ रहा है? -1 लाख 81। एक बार हाउस 1 को डीए लो, हाउस 2, 3 को एसओ, इसका कितना आ रहा है? -61,500। और ऑप्शन 3 में H3 डीए लो, हाउस 1, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इनकम आ रहा है 1,76,500। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बोलो, कौन सा ऑप्शन बेटर नजर आ रहा है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ऑप्शन 1 ही बेटर है। सबसे ज्यादा लॉस या तो सबसे कम इनकम आए या सबसे ज्यादा लॉस आए, वही वाला ऑप्शन बेस्ट है ना एसएससी के लिए। तो आया ना? हाँ सर। जिस घर में या तो इनकम कम आए या लॉस ज्यादा दिखाने मिले, तो इस घर में आपको ज्यादा लॉस दिखाने मिल रहा है 181, अगली बार कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल के इनकम से भी एडजस्ट होगा, तो ज्यादा फायदा इसी में एसएससी का। तो सर वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा हम हाउस 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं, 2 को डीम टू बी लेट आउट। तो ऐसे चॉइस करते हैं एग्जाम में। तो मैं बोला ऑप्शन 1 इज बेस्ट। ठीक है सर। पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का बात भी हम लोग किए हैं। अगर एरिया वाइज पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा? सर जिस एरिया को आप 2 घर की तरह मान लो, जो एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाए हो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड रख लो, जो एरिया लेट आउट है उसको अलग लेट आउट की तरह घर मान लो। अगर एरिया वाइज बांटे हो तो हाँ, बस एक बात ध्यान रखना कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट सबको एरिया वाइज डिवाइड कर लेना प्रोपोर्शनेटली। बात समझे हम क्या बोला? हाँ सर। तीनों को क्लियर? हम क्या बोल गया? हाँ सर। ये बात ध्यान रखना कि आपको यूनिट ए को सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट बी को डीम टू बी लेट आउट, अगर सॉरी लेट आउट, डीम टू बी क्यों मानेंगे, लेट आउट की तरह सॉल्व कर लेंगे। अगर यूनिट 1 में हम रह रहे हैं और यूनिट बी भाड़ा पे दिया हुआ तो 2 घर मान के सॉल्व करेंगे। तो फिर सर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगा। मान लो 3/4 में हम रह रहे हैं, 1/4 किराए पे, तो सबका 3/4 1/4 करके सॉल्व करना, और कुछ भी फर्क नहीं। दोनों घर को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आता है लोगों को टाइम वाइज वाला में। एरिया वाइज वाला बहुत आसान हो जाता है, लेकिन टाइम वाइज वाला में क्या होगा? केस 2
केस 2 कहाँ किए थे? तो अच्छा यहाँ पे केस 2। यहाँ क्या ट्रीटमेंट करोगे? बोलो, हम क्या बताया था ओरली उस दिन? सर इस घर को लेट आउट की तरह सॉल्व करो। सर 6 महीना आप रहे थे, 6 महीने किराए पे था, या 8 महीना आप रहे थे, 2-4 महीने किराए पे था, या 4 महीना आप रहे थे, 8 महीने किराए पे था। टाइम वाइज ब्रेकअप हो रहा है ना यहाँ पे, पीरियड वाइज। हाँ सर। उस केस में आपको नो डिडक्शन और सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड, इनकम विल बी कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। मानेंगे पूरा साल घर किराए पे था, उसी तरह उसको सॉल्व करेंगे। मतलब सर एक दिन हम रहा या एक दिन भी किराए पे रहा, एक दिन के लिए भी घर लेट आउट था और 364 दिन हम ही रहा था, तो भी उस घर को क्या मान के सॉल्व करेंगे? लेट आउट की तरह, और वो भी फुल ईयर का लेट आउट की तरह। ठीक है। आरईआर हम पूरे साल का लेंगे, आरईआर पूरे साल का लेंगे, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल सेल बी टेकन ओनली फॉर द लेट आउट पीरियड। हाँ, एआरआर केवल लेट आउट पीरियड का लेंगे और आरईआर पूरे साल का लेंगे। लेकिन सर क्या फर्क पड़ता है आरईआर और एआरआर में? आरईआर बड़ा हो जाएगा फिर तो, और वही आपका जीएवी बन जाएगा, तो यानी टैक्स तो आपको पूरे साल पे देना पड़ जाएगा। ठीक है ना। ये वाला इलस्ट्रेशन भी आपको करना है, और तो इसमें कुछ बचा नहीं है, हो गया मोटामोटी। ये आपको हम पहले बता दिया था, कोई डूबा हुआ पैसा अनरियलाइज रेंट अब मिले या एरियर रेंट अब मिले। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? डूबा हुआ पैसा, किराएदार किराए पे रहा लेकिन किराया दिए बिना भाग गया। और अगर हम बोल रहे हैं कि एरियर रेंट यानी 4 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट बोला 4 साल पुराना भाड़ा बढ़ेगा, 4 साल से बढ़ा हुआ भाड़ा मिलेगा, तो हम आपको बोला था जितना मिल रहा है उसका 30% माइनस करने बोला था ना, यानी 70% टैक्सेबल हो जाएगा और कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ 30% ही माइनस करने मिलेगा। और ये इनकम ऑलवेज कैश बेसिस पर टैक्स, जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। ठीक बात। हाँ सर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारे साथ एक क्विज खेलता, आखिरी पॉइंट और चैप्टर खत्म। कभी कभी तुम्हारे साथ सम क्विज खेलेगा, तुमको बोलेगा 2 महीने का अनरियलाइज रेंट था 2018-19 का, 2 महीने का अनरियलाइज रेंट था, बट डिपार्टमेंट तुमको उसको उस समय अनरियलाइज रेंट क्लेम नहीं करने दिया था। मतलब उस साल डिपार्टमेंट एआरआर माइनस यूआर करने नहीं दिया था। यार आरईआर को एआरआर माइनस यूआर के कंपेयर करते हो ना। हाँ सर। तो तुमको बोला था नहीं हम तो यूआरआर माइनस नहीं करने देते, पूरा 12 महीने का एआरआर लेके कंपेयर करो और जीएवी मान के टैक्स दे दो। मतलब डिपार्टमेंट तुमको अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम करने नहीं दिया था। अब वो अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो गया, क्या डिपार्टमेंट अब मेरे से दोबारा टैक्स लेगा? नहीं ना। अरे सर अगर उस साल माइनस नहीं करने दिया मतलब उस साल टैक्स ले लिया उस अनरियलाइज्ड रेंट पे भी। एग्री करते हो मेरा बात से? हाँ सर। तो सर जी अगर उस साल हमको टैक्स ले लिया और अब अगर ये पैसा रिकवरी हुआ है तो कोई हम पागल थोड़ी ना जो हम दोबारा टैक्स देंगे इसको। तब ये अमाउंट को इग्नोर कर देना। अगर यूआर इस समय गिवन होता और बोला होता उस समय क्लेम करने नहीं मिला था, नॉट क्लेम्ड अर्लियर या नॉट अलाउड एज अ क्लेम अर्लियर, तो सर जी आप टैक्सेबल भी नहीं होगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। बस चैप्टर खत्म। बहुत समय तुम्हारा बुक 60-65 सम से। ठीक है करो, जो भी डाउट होगा हमको पूछो। नेक्स्ट क्लास में संडे को जब आएगा तो हम एक नया चैप्टर चालू करते हैं।